हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे आप सबको पता ही है कि हमने सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से हम सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें से सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं ईवीएस के क्वेश्चन आंसर। तो 15 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे जो 15 क्वेश्चन हमारे ईवीएस के बच गए हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें हमें, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो सुषमा कोई टीचर है, ठीक है, वो बच्चों को पढ़ा रही है। वो पेड़ों के संरक्षण के लिए यानी पेड़ों का बचाव, कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ को बचाना चाहिए, उनके बारे में बच्चों को संवेदनशील यानी उनके बारे में सिखाना चाहती है। तो वो क्या करे, ये हमसे पूछा गया कि उसको कौन सी ऐसी गतिविधि करनी चाहिए जिससे छात्रों को वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो सुषमा को तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि उनको ये बताना चाहिए कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, यानी उनके लाभ के बारे में बताना चाहिए कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, भोजन मिलता है, छांव मिलती है, यानी उनके जो लाभ है पेड़ों के वो बताने चाहिए बच्चों को। तो बच्चों को पता चलेगा कि पेड़ हमारे लिए कितने लाभदायक है। ठीक है, तो ये सब अगर वो आप बताएगी बच्चों को क्लास में, बच्चों को लगेगा कि पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। तो वो एक पॉजिटिव थिंकिंग हो गई ना। ऐसा क्या करें जिससे बच्चे उसके लिए करेंगे, तो बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ऐसी कोई बोले कि आपको एक पेड़ या एक पौधा लगाना है और उसको हर रोज सींचना है, यानी उसको पानी देना है, खाद देनी है, ऐसा करते रहना है। तो एक पेड़ भी लग जाएगा और बच्चों को उसके लाभ के बारे में भी पता चल जाएगा और उसको कैसे बड़ा किया जाता है वो सब एक्टिविटी बच्चे खुद देखेंगे कि कैसे पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। अगर वो ऐसा करेगी तो ये एक संवेदनशील पहल हो जाएगी बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस तरह शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो क्या पूछा है, नहीं पूछा गया है हमसे। तो क्या हो गया कि कोई अबे कोई टीचर है, वो अपने कक्षा के विद्यार्थियों से कहता है कि आज आप उस मोहल्ले में जाइए और वहां पे जो लोग रहते हैं वो जिस बीमारी से पीड़ित है उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तो बच्चों को पता चलेगा, वो उस स्थिति को खुद से महसूस कर पाएंगे कि कैसे वहां पे लोग रह रहे हैं, उनको क्या क्या तकलीफ है, वो सब लिखेंगे। लिखेंगे तो उन्होंने एक डाटा बनाया है अपना कि इतने लोग पीड़ित हैं, इतने लोग बचे हुए हैं, इनको ये बीमारी है, इनसे इनको ये दवाइयां दे, यानी एक डाटा हैंडल करना उनको आ गया। इससे क्या हुआ कि बच्चों ने एक तो खुद उस चीज को अनुभव किया, ठीक है, कि कैसे लोग बीमारी में रहते हैं, क्या क्या उनको बीमारी है, और उनको डाटा हैंडल करना भी आ गया। तो ये उसकी पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। हमने पूछा कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, ऐसा इसमें बताना है। तो इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे क्या है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रम से आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। यानी प्रिया कोई टीचर है, वो अपने बच्चों मतलब क्लास के बच्चों से बोलती है कि आप ऐसे कोई मतलब आपातकाल स्थिति, कभी आपको ऐसा लगे हो कि अभी आपको बिजली का झटका लगा हुआ है या कोई और सड़क दुर्घटना आपके सामने घटी हुई, ऐसा कोई अनुभव सुनाओ।
ठीक है। तो बच्चे अपने अपने साथ में जो घटना घटी है वो सुनाने लग जाते हैं, तो इससे टीचर को एक तो पता चलता है कि बच्चे कैसे अपने अनुभव बता पा रहे हैं, उनको उन अनुभव के लेके क्या विचार है वो टीचर को पता चल गया, यानी उनका आंकलन कर लिया टीचर ने। और साथ साथ टीचर ने क्या किया, उनसे कैसे बचा जाए वो उपाय भी बता दिए। ठीक है। और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल, यानी जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है उनके बारे में भी बता दिया। तो ऐसा करके टीचर ने क्या किया वो हमसे पूछा गया है। अब अन्वेषण दृष्टिकोण अपनाया है टीचर ने, यानी जो बच्चों ने देखा और फिर उसके बारे में उन्होंने खोज की कि उनसे कैसे बचा जाए, अन्वेषण ही किया है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, समुदाय के महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, क्या पूछा है इसमें कि समुदाय है, ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। शिक्षण और अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा समुदाय, क्यों, वो हमसे पूछा गया है। क्या होगा इसमें कि समुदाय क्या होता है जिसमें हम रहते हैं। आप सबको पता ही है कि शिक्षण हमारी एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें सीखने वाला लगातार नई नई चीजें सीखता रहता है और अपने ज्ञान को बढ़ा रहता है, और अपने जो अनुभव किए उनको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता है, कि जो उसने अपने शिक्षण में जो अनुभव प्राप्त किए हैं उसको अपने जो निजी जीवन है उसमें अप्लाई करे। ठीक है। तो वो हमारा समुदाय क्या होगा जिसमें हम रहते हैं, उसमें जो हमने अनुभव किए हैं वो एक संसाधन ही तो है सीखने का हमारा। तो वो क्या है वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें क्या आ जाएगा, 79 का यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है जो समुदाय होता है, यानी इससे हम रियलिटी के बारे में ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है, कि ईवीएस की जो शिक्षण अधिगम हम करवा रहे हैं बच्चों को उसको बाहर के जीवन से जोड़ना। हम विद्या हम विद्यार्थियों को तभी अच्छी तरह से समझा पाएंगे अगर हम उनको प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, और संसाधन प्रचुर मात्रा में कब उपलब्ध करा सकते हैं, जब हम कक्षा को जो ज्ञान कक्षा में जो ज्ञान दे रहे हैं उसको अपने बाहरी जीवन से जोड़ेंगे, बाहर जोड़ेंगे तो संसाधनों की प्रचुरता तो हो ही जाएगी, बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। तो ये एक अच्छा दृष्टिकोण है कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको अपने बाहरी जीवन से जोड़ना। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है वो ही बच्चों को पढ़ाए, उससे बाहर भी जाकर हम बच्चों को समझाएं ताकि बच्चे को वो चीज अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्या है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। यानी कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने क्या कहा कि अगर माँ बाप और उसके बच्चे रहते हैं तो वो एक एकल परिवार है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली है। अगर उसके दादा दादी भी रहे, चाचा चाची भी रहे, उनके बच्चे भी रहे, तो वो एक ज्वाइंट फैमिली हो जाएगी, यानी विस्तारित परिवार हो जाएगा। ये सब आपको पता है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, यानी हम बच्चे को अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं। ये इसमें कहा है कि समावेशी, समावेशी में क्या होता है, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, वो हमारी समावेशी होती है। इसमें हम अलग अलग पढ़ा रहे हैं बच्चों की, अलग अलग रहते हैं वो एकल परिवार हो गया, और जब साथ में रहते हैं तो वो विस्तारित परिवार हो गया, ये इसमें बताया गया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां है। ईवीएस की अगर कक्षा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ईवीएस, ठीक है, तो उसमें चित्र भी आएंगे, हम बाहर भी ले जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए ताकि उसको वो चीज बच्चा खुद महसूस कर सके, उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो उस चीज का, इसलिए हम उसको बाहर भी घुमाने ले जाएंगे और लिखकर भी बताएंगे। तो इसमें ये तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगर ईवीएस हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो चित्र भी पढ़ाएंगे,
फील्ड भ्रमण भी करवाएंगे और श्यामपट्ट का उपयोग भी करेंगे। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एक क्या हो, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण जो अध्ययन है पाठ्यक्रम बच्चों का समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। समग्र शिक्षा जिसमें हर प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाए उसका कारण बन सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में हम बच्चों को गणित भी पढ़ाएं, उसके बाहरी जीवन का ज्ञान करवाएं, साथ साथ उसको और गतिविधि भी करवाएं। यानी पर्यावरण अध्ययन एक अकेला सब्जेक्ट तो है ही, पर उसके साथ में अगर हम दूसरे सब्जेक्ट को भी लेके चले तो ये तो अच्छी बात हो गई। एकीकृत भी हो, समावेशी भी हो, ऐसा नहीं है सिर्फ पर्यावरण के बारे में ही बताएं और सब छोड़ दो, नहीं, समावेशी भी करना है, उसमें हम और सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चल सकते हैं। और विषयगत हो, यानी पर्यावरण के बारे में भी हमें बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। ये तीनों ही ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन कराते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। यानी ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सपेरे नाम से कोई एक चैप्टर दिया हुआ है, तो ये चैप्टर हमें क्या बताता है इस बारे में हमें बताना है कि इससे क्या होगा, क्या हम जागरूक बनेंगे और संवेदनशील बनेंगे और कैसे बनेंगे। तो सपेरे नाम से कोई चैप्टर हो गया, ठीक है, तो सपेरे क्या होते हैं, जो सांप को पकड़ते हैं, और वो क्या होता है, वो सांप को पकड़ेंगे तो सांप को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें ये बताया गया है कि सपेरों को सांप पकड़ ठीक है, पर वो सांप को नुकसान न पहुंचाए, ठीक है, ये बात हमें पता चली। और साथ साथ हमें एक बात और पता चली है इससे कि सपेरे सांप को पकड़ते हैं, उससे उनकी आजीविका चल रही है, यानी उससे वो अपना एक प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, सांप पकड़ के अपना काम चला रहे हैं, यानी अपने जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो उनकी आजीविका के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि वो ऐसी सांप पकड़ने वाले ऐसे काम ना करे। हमें दो बातों का पता चला कि एक तो जैसे सपेरे सांप को पकड़ते हैं तो उसको नुकसान ना पहुंचाए, उनके प्रति अपनी जो उनका काम है वो करे, यानी पकड़े ठीक है, उनको पकड़े अपनी आजीविका चला रहे ठीक है, हमें अगर उनको और आजीविका उपलब्ध करा देंगे तो वो नहीं पकड़ेंगे, इससे दोनों का जीवन सही रहेगा, ना तो सांप के जीवन में कोई उथल पुथल मचेगी ना सपेरे के जीवन में। इस चैप्टर से हमें क्या पता चला, उनकी आजीविका के बारे में पता चला और सांप और सपेरों का जो कैसे क्या करते हैं उसके बारे में पता चला। तो इससे क्या दो बातों का पता चला हमें। तो इससे हमें यही पूछा है कि जागरूक और संवेदनशील बनाना है, तो कैसे बनाना है वो हमें बताना है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन 3 नंबर, देखिए क्या दिया हुआ है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन से सबसे प्रासंगिक है, यानी विद्यालय में मिड डे मील जो विद्यालय में हम भोजन देते हैं बच्चों को दोपहर का वो हमारी मिड डे मील है, तो वो क्या है उसके बारे में हमें बताना है। इसमें क्या आएगा, तो सरकार की जो योजना है मिड डे मील वाली, इससे एक तो क्या होता है बच्चों को पोषित भोजन मिल पाता है, ठीक है, जिन बच्चों को पोषित भोजन नहीं मिलता है उनके लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है, उनको एक तो पोषण से भरपूर भोजन मिलेगा, साथ ही साथ बच्चों को एक साथ ग्रुप में मतलब खाना खाएंगे तो इससे क्या अनुभव होगा और ये एक दूसरे के साथ काम करना, ये खाना खाना सीखेंगे, एक भावना उसमें पैदा होगी। और साथ ही साथ क्या होगा इसमें कि बच्चे एक दूसरे के साथ सीखेंगे और जिन बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है उनको टाइम पे भोजन मिल जाएगा और वो भी एक पोषित भोजन मिल जाएगा, इसलिए सरकार द्वारा मिड डे मील की ये कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इससे क्या होगा, इसका क्या आंसर आना चाहिए, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। इससे क्या होगा, शिक्षण अधिगम कैसे होगा, इससे कि बच्चों को पोषित भोजन मिल गया, उसको पता चलेगा कि किस प्रकार के भोजन में पोषण होता है, ये चीज बच्चे को सीखने की मिलेगी, साथ में एक साथ खाना खाना सीखेंगे बच्चे, जिन बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है उनको भोजन मिलेगा, तो इससे कई लाभ हुए, ठीक है, तो ये शिक्षण अधिगम का एक अच्छा अवसर है।
नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना, बोझ क्या क्या हो गया? ऐसा नहीं है कि बच्चे के ऊपर बोझ लाद दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बच्चा स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उसको जाते ही ऐसा ना हो कि इतना सारा होमवर्क देते कि बच्चा परेशान हो जाए, इतनी सारी बुक दे दें उसको कि थैला भर दो और बच्चा उस वजन से ही लद जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बोझ के बिना सीखना, यही हमें बताना है कि बच्चे को सिखाना है हमें, पर ऐसा ना हो कि बच्चा उस चीज से परेशान हो जाए, यानी उसको ऐसा लगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हमें खेलते खेलते सिखाना है, उसको खुद कर एक्टिव करना है, यानी उसको खुद उसमें पार्टिसिपेट करे, तभी उसको सीखे, तभी उसको अच्छे से समझ पे आएगा। यानी खुद क्रिया करके सीखेगा बच्चा, तभी उसको अच्छे से समझ में आएगा, वो हमें करना है। ऐसा नहीं है कि ढेर सारा होमवर्क दे दिया बच्चे को, ढेर सारी किताबें देती और बच्चा उससे परेशान हो गया और स्कूल जाना ही उसने बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है हमें। क्या आएगा इसमें, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। क्या है कि आजकल इतने सारे बुक है, इतने सारे होमवर्क दे देते हैं कि बच्चा परेशान हो जाता है, तो उस वजन को हमें कम करना है। यानी इतना होमवर्क नए दे बच्चों को, इतना बुकें नए ला दें कि ताकि बच्चा उस चीज से परेशान ना हो, अबोध का भार कम करना है हमें, यानी उस चीज को हमें कम करना है। नेक्स्ट क्या है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखना यानी ग्रुप में सीखना, ग्रुप में एक दूसरे के साथ हम सीखेंगे। एक तो हमें एक दूसरे के साथ काम करने का पता चलेगा कि साथ में काम करने से क्या होता है, साथ ही साथ हमें जो ग्रुप में हम काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के विचारों का पता चलेगा हमें, तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? अच्छी बात है ना, ग्रुप में सीखेंगे, दूसरे एक दूसरे के विचारों का पता चलेगा कि कौन सा कहाँ क्या सोचता है, मैं उससे कहाँ कम हूँ या मैं उसके बारे में क्या, सब हमें पता चलेगा हम ग्रुप में अगर काम करेंगे। इसका देखिए 3 नंबर ऑप्शन, सहयोग के मूल्यों का लागू करने और एक साथ काम करने के प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है, यही ग्रुप का मतलब है। नेक्स्ट क्या है, बाला का पूरा नाम क्या है? बाला का पूरा नाम क्या है? क्या नाम आगा? बी से क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, ए से एज, एस से लर्निंग, और दोबारा ए आया तो एड, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये इसका पूरा नाम है। हिंदी में क्या होगा इसका, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी बच्चे को अधिगम करवा रहे हैं तो हमें एक सहायक के रूप में भूमिका निभानी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जबरदस्ती हम करवा रहे हैं, हमें एक सहायक के रूप में भूमिका निभानी है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचा का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। तो अधिगम प्रक्रिया, अगर हम बच्चों को अधिगम करवा रहे हैं, उस प्रक्रिया में क्या होता है कि अवधारणाओं का निर्धारण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं हम बच्चों का, ठीक है, यानी टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि बच्चा कहाँ है, क्या उसको समझ में आया, तो हम उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट भी देंगे। विषय वस्तु यानी वो बच्चा कैसे उस चीज को देख पा रहा है, यानी जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से चुन भी पा रहा है नहीं पा रहा, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसके जो तरीके हैं वो सही है या नहीं है, यानी पढ़ाने के अलावा हमने बहुत सारी चीजें देखी बच्चे की, वही हमारा वैकल्पिक ढांचा, यानी उसका मूल्यांकन किया, उसने प्रॉब्लम को कैसे देखा, यानी चयन कैसे किया, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसने क्या क्या तरीके अपनाए, वो सब हमारे क्या है, वैकल्पिक ढांचे हैं। तो क्या आएगा इसका, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो, यानी सिर्फ जो पाठ में लिखा है वो ही नहीं करना, उसके अलावा हमने क्या क्या किया वो हमें देखना, वो हमारा वैकल्पिक ढांचा हो गया। नेक्स्ट क्या है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक है, यानी महिलाएं पुरुषों से कमजोर है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो विचार है ये क्या है, ये झूठ ही तो लग रहा है कि ठीक है महिलाएं हो सकता है ताकत में पुरुषों से कम हो, पर आजकल हर फील्ड में महिलाएं आपको पता है पुरुषों के बराबर है, तो ये एक झूठ ही तो है। तो क्या हो जाएगा इसका, पहला ही आ जाएगा मिथ्या का, ये एक झूठी अवधारणा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने की है
ईवीएस के 15 क्वेश्चन। तो इसके साथ ही हमारा सीडीपी और ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। जो बचे हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।